हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एक और पेपर करने वाले हैं। हालांकि ये मॉक पेपर थर्ड नहीं है, मतलब ये मैंने खुद नहीं बनाया है। ये पेपर हमें मिला है एक स्टूडेंट की हेल्प से। तो स्टूडेंट का नाम है नमन। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में और बता रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने कुछ और भी आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें कर रखी हैं, जो आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, तो आप उनकी जो इंडेक्स लाइब्रेरी एक बना रखी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो वीडियोस हैं हमारे सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये जो पेपर हमें मिले हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको ये पेपर हमें एक स्टूडेंट है, एक हमारे नमन, ठीक है, उन्होंने ये पेपर हमें दिया था। तो थोड़ा सा इसको हम दूसरे उसमें खोलते हैं ज़रा। यहाँ पर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये। तो तो उन्होंने एक ये इंडेक्स लाइब्रेरी बना रखी है। ठीक है, इंडेक्स लाइब्रेरी के अंदर इसके आपके अंदर सी यू टी पी वाई क्यूज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर मैथमेटिक्स का जो पेपर है 11 जून 2023 शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था, ये उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी को हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मोर पी वाई क्यूज़ है, मतलब और भी इसमें आप जाएंगे इंडेक्स लाइब्रेरी में तो आपको और भी पी वाई क्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप यहाँ से और भी कंटेंट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि गिवन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑफ z 22x प्लस में 18y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 360 x प्लस में 240y लेस देन इक्वल्स टू 5760। ये आपको दो कंस्टेंट्स दे रखे हैं। इसके अलावा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा है कि इसके कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा फिगर यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम फिगर एक बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें से आप देखो कॉमन आप निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन तो ठीक है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20 आपके पास आ गई। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से एक तो जीरो यहाँ से आप कॉमन निकाल दो। उसके अलावा भी ये 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 थ्री ज़ा 36, 12 टू ज़ा 24 और 12 से इसको करेंगे तो 12 फोर ज़ा 48 एंड 12 एट ज़ा 96। ये आपके पास दो कंस्टेंट आ गए। और x जीरो वाई जीरो है, तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि x जीरो यहाँ पर होता है, y जीरो यहाँ पर होता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन जो भी निकलना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलना है। अब यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास ये जो कंस्टेंट है इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी, और y की 0 करेंगे तो x की 20 आ जाएगी। तो इसकी लाइन हमारे पास ऐसे रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर x को अगर 0 करते हैं तो y आएगा आपके पास 24, तो थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और y को अगर 0 करते हैं तो 16 थ्री जा 48 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो हमने ये बना दिया। अब दोनों में यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो यानी जो इसका शेडिड पोर्शन है टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका शेडिड पोर्शन आ जाएगा, यानी कॉर्नर पॉइंट में 0 20 आएगा, 0 0 आएगा, 16 0 आएगा और एक ये पॉइंट आएगा। अब ऑप्शन पे एक बार नज़र मार लेते हैं, क्या ये पॉइंट हमें निकालने की ज़रूरत है। देखो 0 0 आपको पहले में दिया हुआ है और दूसरे में दिया हुआ है, बाकियों में 0 0 आपको दिया ही नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं। अब बाकी जो पॉइंट है इसके अंदर देखो 16 0 दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में, 8 12 दिया हुआ है और 0 20 दिया हुआ है। तो मतलब यही हमारा आंसर बनना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कह रहा है 0 0 और 8 0। 8 0 हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास पहला ही ऑप्शन बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो डी वाई वाली टर्म है इसको आप ले जाओ पहले राइट में। तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस में वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x डी वाई। अब जो x वाली टर्म्स है उनको x के साथ ले जाते हैं, जो y वाली टर्म्स है उनको y के साथ ले जाते हैं। तो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में x आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस वाई
डी वाई। उसके बाद दोनों को आप कर दो इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 लॉग 1 प्लस वाई प्लस में सी। अब ऑप्शन में आपके पास लॉग वाली टर्म तो है ही नहीं, ठीक है, लॉग वाली टर्म तो है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि जो सी हमने लिखा है ना, इसको भी हम लॉग में ही लिख लेते हैं। और जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो 2 होगा इसको आप यहाँ से हटाकर, इस 2 को आप यहाँ से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, इसको पावर में शिफ्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की, कि लॉग ए प्लस लॉग बी अगर होता है तो हमारे पास बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में सी। अब दोनों तरफ से लॉग लॉग आप हटा दो तो बचा आपके पास x इक्वल्स टू सी 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में आपसे पूछता है कि इनमें से x और y दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो पहली स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स करते हैं तो बी इनवर्स पहले आता है फिर ए इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है ये ए इनवर्स बी इनवर्स, तो मतलब ए तो हमारा आंसर में आएगा ही नहीं, हमारे आंसर में बी आएगा। तो देखो ए हमारे आंसर में नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, बी हमारे आंसर में आएगा, तो बी इसमें है और इसमें है, तो बट डी और सी में से चेक कर लो कि कौन सा ट्रू है। तो सी में कह रहा है आपके पास कि ए बी ट्रांसपोज कर दें तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज में भी रिवर्स लॉ लगता है, इनवर्स में भी रिवर्स लॉ लगता है, ट्रांसपोज में भी लगता है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे आंसर में ये आएगा डी, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, तो बी और डी हमारे ऑप्शन में आएंगे, मतलब ऑप्शन बनेगा इसमें आपका थर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, 10 बल्ब्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव बल्ब, और उसके अंदर जो बल्ब है वो 10% डिफेक्टिव है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब इज, और जो सक्सेस है वो भी डिफेक्टिव बल्ब है। तो डिफेक्टिव बल्ब यानी जो सक्सेस है हमारी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आएगी 10%, 10% का मीन्स 10/100, मतलब 1/10, और जो फेलियर है वो आ जाएगा आपके पास 9/10। अब हमें क्या करना है, हमें कितने बल्ब निकालने हैं, 10 बल्ब्स आर ड्रॉन, 10 बल्ब हमें निकालने, यानी n की वैल्यू आपके पास 10 हो गई, और एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव का मतलब है कि कम से कम एक डिफेक्टिव तो होगा ही होगा, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये सारे निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, टोटल में से हम माइनस कर देते हैं 0 को, तो 1 माइनस 10c 0, और सक्सेस है आपके पास उसकी पावर 0 हो जाएगी, और फेलियर की पावर हो जाएगी 10। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 9/10 की पावर 10। ऐसे ही आंसर दे रखा होगा, इसको सॉल्व तो नहीं कर रखा होगा। 1 माइनस 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, z की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी आपको इसका ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो देखो पहला वाला जो कंस्ट्रेंट है, अगर उसको लेते हैं, x को हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ हमने मार्क कर दिया, y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू 10 आएगी, इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे में x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू 8 आएगी। और दोनों में यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन है, तो पहले वाली जो इक्वेशन है उसमें ग्रेटर देन है, यानी उसका जो शेडिड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, और जो दूसरे वाली है उसमें लेस देन का साइन है, तो इसका शेडिड जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो दोनों का अगर आप कॉमन देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट एक तो 0.5 हो गया, एक 0.6 हो गया, एक इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, वो भी निकालना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका आप करो कि इसको आपको पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा 2x 4y, और यहाँ हो जाएगा 20, इधर आ जाएगा 3x 4y इक्वल्स टू 24, माइनस करोगे इन्हें तो यह आ जाएगा -x -4, तो x की वैल्यू तो आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे तो 4 को उधर ले जाके माइनस किया, 10 - 4 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। अब ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आप z में रखो,
तो पहले पॉइंट आपके पास 0,5 है, अगर इसको रखते हैं हम इसमें तो ये आएगा 200x, तो 0 हो जाएगा, 500 इंटू में 5 यानी 2500 हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास 0,6, इसको रखते हैं तो 0 प्लस में 500 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा 3000। तीसरा पॉइंट आपके पास 4,3, यहाँ पर रखते हैं इसको 200 इंटू में 4 प्लस 500 इंटू में 3, तो यहाँ से 800 हो गया, यहाँ से 1500 हो गया, 18 8 और 5 15 यानी 23। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये बन रही है, मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू हमारी यही बन रही है, तो 2300 ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन का आंसर 0 है तो आप फटाफट इसको निकाल सकते हो। कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पर लिमिट -a2 प्लस ए है, यानी -32 प्लस 3 है, वहाँ पर 3 की जगह 2 होता, 1 होता, कुछ भी होगा, ठीक है, अगर -2 प्लस है। तो आप यहाँ पर फंक्शन देखो कि वहाँ पर जो x की टर्म्स में फंक्शन दे रखे हैं उनकी पावर क्या है, उनकी पावर अगर ऑड है सबकी तो आंसर 0 ही आएगा। अगर पावर ऑड नहीं होती तो फिर आप इसको सिंपली सॉल्व करो, x की पावर 4/4 -x²/2, फिर इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा कि भाई इसकी पावर भी ऑड है, इसकी पावर भी ऑड है, और यहाँ पर लिमिट -2 प्लस है, तो आंसर हमेशा 0 के बराबर ही आएगा, इसमें आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7th क्वेश्चन में कहता है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है और यहाँ पर e की पावर -x है, e की पावर में डेरिवेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना कि e की पावर में जब डेरिवेटिव होता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 2 है क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, और उसकी कुछ भी पावर नहीं है तो पावर 1 कंसीडर करते हैं, तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री होगी 1, तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री होगी 1, यानी इसका ऑप्शन बनेगा आपका 1। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला रहता है हाफ ऑफ इसका डिटरमिनेंट कर दो 1 4 2 7 4 13, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने का जो तरीका मैंने आपको बता रखा है वो तरीका यूज़ करो। इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इस 1/2 को तो हम बाहर ही रखते हैं, ठीक है, इसको तो बाहर ही रखना है, जो भी वैल्यू आएगी 1/2 से कर देंगे, ये 1 और 1 आ गया, यहाँ पर ये जो 1 और 4 है ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 प्लस 7 1 जा 7, ठीक है, अगले 3 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर इन तीनों को किया, 16 आ गया। माइनस का साइन दो, अब उल्टा कर दो, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 और 13 1 जा 13, और ये जो 1/2 था ये आपको बाहर रख देना है। तो 26 प्लस में 7 33 हो गया, 33 में 16 ऐड करोगे तो 49 हो गया, माइनस 28 और 13 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 3 11 2 3 4 41, 41 प्लस में 8 हो गया 49, तो भाई ये तो आ गया 0। अब ये 0 आ गया तो आंसर भी आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू पाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब एरिया किससे बाउंड हो रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपके पास पैराबोला, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला आपका ये बन गया। बिटवीन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये होती है, x इक्वल्स टू पाई की लाइन यहां पर हम ले लेंगे। तो इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है आपका वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया आपके पास, ये लाइन हो गई, और x इक्वल्स टू पाई आपके पास ये लाइन हो गई, ठीक है, ये 0 की लाइन यहां पर ऐसे हो गई। ये वाला मत कर देना क्योंकि ये तो बाउंड नहीं है। अब यहां पर देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट लेनी है यहां से 0 से लेकर पाई तक, और फंक्शन में से आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, ऑलरेडी निकाली हुई है, एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/3, लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई, पाई को यहाँ पर पुट करोगे तो पाई की पावर 3/3, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाना है, तो पाई की पावर 3/3 आंसर बनेगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10,
इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है मैंने कि आपको सॉल्व मत करो इसको, आप इसमें ए बी सी की जगह वैल्यू डालकर इसको सॉल्व करो। तो ए की जगह अगर हम 1 ले लेते हैं, कुछ आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 1 2 3 बेस्ट रहता है क्योंकि छोटी वैल्यूज़ होती हैं। 0 मत लेना, ठीक है। 1 2 3 आप ले लो या 2 3 4 ले लो, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन के साथ तो -1 हो जाएगा। ए बी 2 आ जाएगा, ए सी 3 आ जाएगा। यहाँ पर है बी ए मतलब 2 हो गया, माइनस बी स्क्वायर, इधर है बी सी, इधर आ गया ए सी बी सी और माइनस सी का स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट निकालो क्या बनता है। तो वही काम करो, 3 -9 को आप इधर लिख लो, -1 और 3 को इधर लिख लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया। 1 -4 और -9 तो 9 4 जा 36 यानी -36 आ गया। 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, फिर माइनस का साइन। अब उल्टा करो, 9 4 जा 36, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 6 6 जा 36, सारे 36 बन रहा है। 36 36 कैंसिल, यहाँ से बचेगा 36। यहाँ पर देखो ये सारा कुछ प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 3 12, 12 और 2 14, 144। तो इसका डिटरमिनेंट 144 बन रहा है। अब आप ए बी सी की जो वैल्यू ली थी उसको आप यहाँ पर पुट करो कि कहाँ से आपका जो वैल्यू है वो 144 बन रही है। तो देखो यहाँ पर है ए बी सी, तो ए बी सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 144 तो बनने से रहा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे ये, बी का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो 9 4 जा 36, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 ही आएगा, तो 136। अच्छा यहाँ पर आपके पास है 4x, यहाँ पर 4x है, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो आई है वैल्यू ये 4x के बराबर है। तो 144 को 4x के बराबर रखो, तो 4 से आप इसको काटोगे तो 4 3 12, 4 6 24, 36, तो x की वैल्यू 36 आ रही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ x की वैल्यू इसने पूछी है, तो x की वैल्यू 36 आपकी यहाँ से बन रही है, तो ऑप्शन बनेगा इसका 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि हमें x दे रखा है, y दे रखा है और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके पास यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं तो आप कैसे करो, सीधा dy y dx निकालो आप सीधा पहले। तो उसके लिए y का डेरिवेटिव करोगे 280, इसको ऊपर रख दो, और जो x का डेरिवेटिव आएगा 2a उसको नीचे रख दो, इससे ये कैंसिल, तो t बच गया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dt बाई डी एक्स। अब हमारे पास dx बाई dt क्या आया था, इसका डेरिवेटिव क्या आया था 2a आया था, लेकिन हमें उसको रेसिप्रोकल करके रखना है, यानी 1/2a कर देना है। अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 1/2a। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर कहता है कि इन द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कि फंक्शन किस उसमें इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 4, ठीक है। इसको 0 के बराबर पुट करो। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालो, इसके फैक्टर करो, 3 4 जा 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे आपके पास 6 आ जाए। तो 12 के ऐसे फैक्टर हमारे पास कौन से हो सकते हैं, ऐसा तो कोई फैक्टर मेरे ख्याल नहीं बनेगा। तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा आपके पास, इसमें से आप 3, इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म में से अगर मैं 3 को कॉमन निकाल दूं तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 4/3, तो ये 3 तो जाके ख़त्म। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब x का स्क्वायर करेंगे आपके पास ये बन जाएगा, और 2ab करेंगे तो आपके पास ये भी बन जाएगा। ये जो 1 का स्क्वायर है ये एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 का स्क्वायर यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, और प्लस में ये 4/3 है। तो ये आ गया आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3। ये वैल्यू बनी। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कौन सा फंक्शन होगा जिसमें आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी? तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो आपकी देखो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पर x की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल दो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, या फिर ये जीरो हो सकता है, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो जीरो हो सकता है, और इस जीरो के साथ में यहाँ प्लस में 1/3 भी है। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू लेके चलूँ जीरो, तो साथ में इसके प्लस 1/3 भी है, तो इसकी जो वैल्यू है 1/3 आएगी, यानी हमेशा जीरो से बड़ी ही आएगी। तो जीरो से बड़ी आने का मतलब है कि यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, इन सभी पे हमारा जो आंसर है वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। नेक्स्ट में कहता है आपके पास कि वॉल्यूम आपके पास ये दे दिया, एट व्हाट रेट इन द क्यूबिक यूनिट सेकेंड इज v इंक्रीजिंग व्हेन r इक्वल्स टू 10 एंड dr/dt इक्वल्स टू 0.01। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt, क्योंकि यहाँ पर इसने दिया हुआ था क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आएगा, पाई आर स्क्वायर, फिर r का डेरिवेटिव करेंगे तो dr/dt आएगा। इस 3 से 3 कैंसिल कर देना, 4 पाई, r की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, dr/dt दे रखा है 0.01, तो उसको 1/100 ही लिख देता हूँ, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई बचेगा, आपका आंसर बचेगा इसमें 2। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस। तो यहाँ पर कॉइन का केस है, कॉइन के केस में आपको हमेशा इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर कितनी बार टॉस हो रहा है? 2 टॉस हो रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1/2 ही रहेगी, q की वैल्यू भी 1/2 रहेगी, और वेरिएंस क्या होता है? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 1/2 और 1/2 को सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें a आपको दे दिया, i दे दिया, और a स्क्वायर आपको इसके बराबर दे रखा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर मतलब आपको a का स्क्वायर करना है, राइट हैंड साइड में 8 इंटू में a प्लस में k इंटू में i। इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 1 इधर से 0 इधर से, तो 1 हो गया, इधर से 0 इधर से भी 0, -1 इंटू 1 -1 हो गया, -7 यानी -8, इधर से 0 प्लस में 49, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 0 -8 8 7 जा 56, k से इसको करेंगे तो k 0 0 k। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से जो पहला एलिमेंट लेते हो 1, और यहाँ से पहला एलिमेंट आएगा 8 प्लस में k, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल दोगे तो ये आ जाएगी -7। तो k की वैल्यू -7 दे रखी है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं तो फिर हमें यहाँ से भी बाकियों से भी चेक करना पड़ता है k की वैल्यू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर आप सीधा दे दो। तो ये आपके पास हो गया जो कंपलसरी सेक्शन था उसके 15 क्वेश्चन। अब उसके बाद जो आपके पास आएगा उसमें हम अप्लाइड वाला पोर्शन कर रहे हैं, तो अप्लाइड वाले पे चलते हैं हम। इसमें कोर के भी क्वेश्चन है इस पेपर में। ठीक है, यहाँ से अप्लाइड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि CX आपको ये दे रखा है, रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X यूनिट बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। स्लोप किसका पूछ रहा है? मार्जिनल कॉस्ट का। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 3x स्क्वायर और -5x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 आगे आएगा, 2 से नीचे वाले से कट जाएगा, बस
प्लस 10 है उसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन नहीं, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब इसका स्लोप पूछ रहा है, इसका स्लोप पूछ रहा है तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कि डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो यह आ जाएगा 6x माइनस 5। एक्स की वैल्यू कितनी कह रहा है, एट x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 पर पूछ रहा है। तो 6 3 जा 18, 18 में से 5 माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 13। तो आंसर आ गया इसका 13। इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होगी उसमें जो x और y होते हैं वो ग्रेटर देन 0 ही लेने हैं आपको। तो इसमें देखो x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसमें y नहीं दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसमें x लेस देन 0 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बाकी जो दो ऑप्शन बचे उसमें से x और y तो आपको ग्रेटर देन 0 दे रखे, लेकिन जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है यहाँ पर ये लीनियर नहीं है, ये 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में लीनियर प्रोग्रामिंग में स्क्वायर में नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन बना इसका 1। अब यहां पर आपको ये ग्राफ दे रखा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में देखो यहां पर जो ये दोनों मिल रहे हैं, तो एक तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है आपसे, जो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, x की वैल्यू 6 है। तो ये कह रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 10, ये तो गलत हो गया। ब्रेक इवन एट x इक्वल्स टू 6, ये ठीक हो गया। तो यानी इसमें से जो ब्रेक इवन वाला वैल्यू है वो आपके पास बी ऑप्शन में बनेगी सही। तो यहां पर इसमें से तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक हुआ। ठीक है, आगे देखो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 20 है, यहाँ कह रहा है 0 है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर जो कॉस्ट फंक्शन है ना, ये कॉस्ट फंक्शन है आपका। कॉस्ट फंक्शन देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 20 है। तो यानी ऑप्शन में बी और डी आएगा, तो बी और डी आपके पास लास्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है तो आप fx को इसका डेरिवेटिव कर लो, आ जाएगा 2x माइनस 8। इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। तो ये जो एक ही पॉइंट निकला है इसी पॉइंट पर आपकी मिनिमम वैल्यू निकलने वाली है, तो 4 को आप यहाँ पर पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 4 प्लस 20। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 32 प्लस 20। तो 16 और 20 मिलाकर बन जाएगा 36। 36 में से 32 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 4। ये बनेगी इसकी मिनिमम वैल्यू। फॉर द गिवन 7 वैल्यू 5 7 9 2 2 3 4 द 5 ईयर मूविंग एवरेजेस। तो 5 ईयर मूविंग एवरेजेस क्या क्या होंगी, तो पहले 5 को आप टोटल करो। पहले 5 में आपके पास क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, फिर 2 है, डिवाइडेड बाय कर दो 5। तो देखो 5 7 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 5 आ गया। यानी पहली वैल्यू आपके पास 5 आनी चाहिए। पहली वैल्यू 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, इन दोनों में है। अब जो सेकंड वैल्यू आप निकालोगे उसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। अब सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना है, आपको 5 को हटा देना है और आपको 3 को ले लेना है। अगली वैल्यू 3 है ना, तो 5 को हटा दो, तो टोटल हमारा आया था 25, उसमें से 5 को हटा दिया, 20 रह गया, उसकी जगह 3 को इंक्लूड कर दोगे तो जो नया टोटल आएगा वो 23 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 चौक 20, 5 31, यानी 4.6। सेकेंड वैल्यू 4.6 यहाँ पर है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वलिटी दिस। अब यहाँ पर देखो मॉड दिया हुआ है और लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब इसकी जो मॉड वैल्यू है कह रहा है कि भाई लेस देन इक्वल्स टू 2 के बराबर है। तो यानी ये जो वैल्यू है 3x माइनस 7, ये -2 और +2 के बीच में लाई करेगी, तभी इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉड वैल्यू है 2 से छोटी आएगी। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करो, -7 को हटाओगे तो इधर आगे +7 होगा, तो +7 -2 करोगे तो 5 हो गया, इधर से हट जाएगा, इधर से हो जाएगा आपके पास 9। अब 3 को हटाओगे तो यहाँ 5/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3।
तो x की वैल्यू 5/3 से 3 तक के बीच में लाई करेगी, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें थर्ड। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एज ए फैक्ट्री ओनर यू हैव डिसाइडेड टू परचेज ए हैवी मशीनरी आफ्टर 10 ईयर। आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं, आपको 10 साल के बाद कोई मशीनरी परचेज करनी है। इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी ₹1 करोड़, 1 करोड़ का उसका प्राइस है। फॉर दिस यू सेट असाइड ए सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब इसको खरीदने के लिए आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट जो है अपनी सेविंग में से हर साल बचा के उसमें रखते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल टूल्स फिट्स बेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए कौन सा टूल जो है वो बेस्ट रहेगा। अब इस तरह का जो पर्पस होता है, जब हमें फ्यूचर एक्सपेंसेस को सॉल्व करना होता है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंकिंग फंड। तो इसका जो ऑप्शन है ये बनेगा आपके पास थर्ड। ये आपको एलपीपी दे रखा है एक, ठीक है। इसमें से आपको कह रहा है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड बी सी, ओ ए और बी सी की आपको इक्वेशन दे रखी है, देन कंस्टेंट फॉर एलपीपी। तो ओ ए आपके पास ये है, ठीक है, ये ओ ए है। ओ ए की इक्वेशन क्या है आपके पास, पहले आप बी सी की इक्वेशन देखो। बी सी की इक्वेशन है आपके पास ये y - 2x = 4, ठीक है। अब इसमें जो बी सी है, बी सी में नीचे की तरफ शेड हो रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है। तो ओरिजिन की तरफ शेड होने का मतलब है कि यहाँ पर जो कंस्टेंट आएगा उसमें लेस देन का साइन आएगा या ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास y - 2x <= 4 यहाँ भी है, यहाँ दोनों में ग्रेटर है। तो इनसे आपको दो आंसर तो पता चल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लेस देन का साइन रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं लेस देन का साइन रखता हूँ और 0 0 इसमें पुट करता हूँ, तो यह आएगा आपके पास 0 0 <= 4, तो बन रहा है ठीक। अगर ग्रेटर देन का साइन रख देता तो फॉल्स बनता, तो इसलिए यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो आपके खत्म, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर x <= 6 दोनों में कॉमन है, x y दोनों में कॉमन है, तो हमें पहले वाले को ही देखना पड़ेगा। अब पहले वाले में क्या है, पहले वाले में है y - 2x = 0। अब इसमें आप यहाँ पर ना 0 0 तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि 0 0 से लाइन पास हो रही है। तो इसमें मैं कोई और पॉइंट रख देता हूँ, मान लो मैं 2 0 रख देता हूँ, ठीक है। मेरे को 2 0 पे चेक करना है, इसको मैं उधर लेके जाता हूँ क्योंकि इक्वेशन में आपको ऐसे ही दिया हुआ है, और मेरे को चेक करना है 2 0 पर। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, यहाँ 0 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये 0 0, ये 2 0 की तरफ तो शेड हो नहीं रहा है, तो मतलब मुझे ये फॉल्स चाहिए, क्योंकि मैं 2 0 को चेक कर रहा हूँ, तो मुझे ये फॉल्स चाहिए क्योंकि इसका शेड 2 0 की तरफ नहीं आ रहा। तो ये फॉल्स कब होगा, ये कह रहा है कि भाई 0 4 से हमें फॉल्स करना है। फॉल्स करने का मतलब है ग्रेटर देन का साइन। तो यानी इनके बीच में साइन क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 को रखूंगा, यहाँ पर x को रखूंगा, तो आएगा 0 <= 4, और ये फॉल्स स्टेटमेंट होती है। फॉल्स स्टेटमेंट होने का मतलब है कि जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं 2 0, वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो वो सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। तो यानी इसमें आपके पास बनेगा <= ये पहले वाले में दिया हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट में कहता है कि इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 1/4। तो P आपको दे दिया 1/4, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √(n)p(q), ये दे दिया आपको 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9। देन इट्स मीन का मतलब है आपको NP की वैल्यू निकालनी है। तो NP की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करनी है। तो P अगर आपको 1/4 दे रखा है तो Q हो जाता 3/4। तो यहाँ पर आप NP को ऐसे ही रहने दो, Q की जगह रख दो 3/4, 3 से कैंसिल, 4 3 12, NP की वैल्यू आ गई आपके पास 12, और NP ही हमारा मीन होता है। तो हमारे पास आंसर आया इसका थर्ड। टेंथ में देखो चौथा क्वेश्चन है एलपीपी का, बराबर के क्वेश्चन डाल रखे हैं एलपीपी के इसमें। तो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड z = px प्लस में qy when pq greater than 0, then the relation between p and q so that the maximum of z occur at both 3 4 and 0 5। ये कह रहा है कि इस LPP के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 पॉइंट्स पर आ रही है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आए उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम आ रही है, यानी अब दोनों की दोनों वैल्यू बराबर होंगी।
तो जब हम 3 4 को पुट करेंगे z के अंदर, z क्या है हमारे पास, पी एक्स प्लस में क्यू वाई। तो जब हम 3 4 को पुट करेंगे तो z क्या बनेगा हमारा, 3p प्लस में 4q। और जब हम 0 5 को रखेंगे तो z क्या बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, आ जाएगा 5q। अभी कह रहा है कि दोनों वैल्यू पर ये मैक्सिमम आ रही है, यानी दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो इन दोनों को सेम रखो, यानी 3p प्लस में 4q इक्वल्स टू में 5q। इस q को उधर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3p इक्वल्स टू q। तो 3p इक्वल्स टू q यानी ऑप्शन बनेगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट में कहता है द 3 कॉलेज ग्रेजुएट आशा, बबीता एंड साइरस एंटर इनटू ए पार्टनरशिप टू रन एन ऑनलाइन टी बिजनेस। ठीक है, चाय का बिजनेस चला रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ऑनलाइन चाय पिलाएंगे या ऑनलाइन सप्लाई करेंगे ये पता नहीं। आफ्टर ए बम्पर टर्नओवर, और बम्पर टर्नओवर हो रहा है इस बिजनेस में उन्हें, तो दे डिवाइड द प्रॉफिट एज 80,000, 60,000 एंड रुपीज़ 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो जो उनको बम्पर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ उससे इन तीनों ने आपस में हिस्सा बांट लिया। पहले ने कहा कि भाई मेरा हिस्सा है 80,000, दूसरे ने कहा है कि मेरा हिस्सा है 60,000, तीसरे ने कहा कि मेरा हिस्सा तो है 1 लाख। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज करेक्ट रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो के अंदर ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई पर्सन बाद में आया, सभी ने बिजनेस इकट्ठा स्टार्ट किया है, तो टाइम फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो 4 जीरो अब यहाँ से काट दो, 4 जीरो यहाँ से काट दो, 4 जीरो यहाँ से काट दो, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, 4 3 5 की रेशो आपके पास आंसर बनेगा इसका 2। नेक्स्ट में कहता है कि एक वेसल कंटेन 56 लीटर ऑफ मिक्सचर। 56 लीटर ऑफ मिक्सचर हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें मिल्क और वाटर 5 और 2 की रेशो में। तो यहाँ से मिल्क और वाटर की आप क्वांटिटी निकाल लो ऐसे क्वेश्चन में। तो मिल्क कितना होगा, मिल्क की रेशो है 5 आउट ऑफ 7 और टोटल क्वांटिटी है 56। तो 7 8 56, 8 5 40, 40 तो हो गया मिल्क। वाटर कितना रहेगा, वाटर रहेगा 16। ठीक है, टोटल 56 था। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विथ सो दैट द मिल्क ऑफ वाटर रेशो बिकम्स 4:5। अब आपको वाटर में कितना मिक्स करना चाहिए कि आगे रेशो जो है 4:5 हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये 40 है अभी और ये 16 है, इसके अंदर हमें क्या ऐड करना चाहिए कि रेशो 4 और 5 हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20, 200, 16 चौक 64 प्लस में x, इसको यहाँ लाके माइनस कर दो, 10 में से 4 6, 9 में से 6 गए 3, 136। तो x में 136 लीटर ऐड करना पड़ेगा। 36 दिया हुआ है यहाँ पर, तो कुछ गलत किया हमने। रेशो हमारे पास 40 है, यहाँ पर ये 16 है, तो हमें 4 और 5 की रेशो बनानी है। तो 5 चौक 20, 16 चौक 64, अच्छा 4x आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 4x हुआ, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 12 और 4 निम 36, 4 चौक 16। तो x की वैल्यू आएगी 34, x की वैल्यू आएगी 34, 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि इररेगुलर वेरिएशन इन ए टाइम सीरीज आर नॉट कॉज्ड बाय। इररेगुलर वेरिएशन कब नहीं होगा, तो इररेगुलर वेरिएशन उस सिचुएशन में होता है जब कंडीशन हमारे बस के बाहर की होती है। तो यहाँ पर देखो पेंडेमिक हो गया, फ्लड हो गया या स्ट्राइक्स हो गई, तो इन तीनों में इररेगुलर वेरिएशन बनेगा। केवल एक फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें हम खूब हंसी खुशी खूब करते हैं, मतलब अपने हिसाब से करते हैं, जैसे हमारी मर्जी होती है वैसे हम करते हैं, तो इसमें इररेगुलर नहीं आएगा। तो इसका आंसर रहेगा फेस्टिवल, यानी ऑप्शन नंबर 3। ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ऐसा भाई तभी हो सकता है जब जीरो मैट्रिक्स हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, आंसर बनेगा इसका 2। एलपीपी का एक और क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन एलपीपी का ये। तो यहां पर क्या कहता है कि z दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, रेड्यूडेंट कंस्ट्रेंट। अब ये रेड्यूडेंट कंस्ट्रेंट ये किसी एग्जाम पेपर के अंदर आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कंस्ट्रेंट जिसको अगर हम हटा भी देंगे तो हमारे फिजिबल रीजन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले उसके लिए फिजिबल रीजन बना लेते हैं, फिर समझते हैं। देखो यहां पर कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इसको बाद में बनाएंगे, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसको ही बाद में बनाएंगे। इसको बनाते हैं पहले, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y 10 आ रहा है, और y को 0 करेंगे तो x 5 आ रहा है।
तो ये लाइन आ गई, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 6 की लाइन यहाँ पर कहीं से जाएगी, y इक्वल्स टू 3 की लाइन यहाँ से कहीं से जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मतलब इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मतलब x की वैल्यू ये 6 यहाँ पर है, तो इससे ग्रेटर देन कह रहा है, मतलब इसका शेड इधर आएगा। और y भी ग्रेटर है, इसका शेड भी इधर जाएगा। और इसमें भी ग्रेटर है तो इसका शेड भी बाहर ही जाएगा। तो जो कॉमन रीजन इसमें से बन रहा है, आई थिंक ये वाला बनेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो रेड्यूंट कंस्ट्रेंट है, इसमें से हम कौन सा कंस्ट्रेंट हटा दें ताकि हमारे आंसर पे कुछ फर्क ही ना पड़े। तो इसमें से अगर आप ये वाला कंस्ट्रेंट हटा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उसमें कंस्ट्रेंट में मतलब इधर वाली वैल्यू सारी आएंगी, और y ग्रेटर देन 0 ये वाली वैल्यू सारी आएंगी, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही रही है। ये वाला हिस्सा जो है ये शेडेड में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हमें इसको लेना ही नहीं है। तो मतलब इसका ये कंस्ट्रेंट अगर इस क्वेश्चन में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा आंसर फिर भी वही बनेगा, वो हो या ना हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर देखो सैंपल मीन क्या या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यहाँ पर कहाँ निकल रहा है। देखो यार, सिलेक्टिंग 10 एम्प्लॉय फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन विद 100 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय में से आपने 10 एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए, तो ये तो सिलेक्शन हुआ। सिलेक्टिंग 10 स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास एंड फाइंडिंग देयर मीन हाइट टू रिप्रेजेंट एवरेज क्लास हाइट। ये कह रहा है कि आपने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करे पूरी क्लास में से, और आपने मीन हाइट निकाल ली ताकि आप पूरी क्लास की एवरेज को प्रेजेंट कर सके। फाइंडिंग मीन इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज इन ए सिटी, इसमें जितनी भी फैमिलीज है सबको लिया गया, तो यहाँ सैम्पलिंग नहीं हुई है। ठीक है। फाइंडिंग मीडियन इनकम ऑफ ऑल फैमिली, यहाँ भी सैम्पलिंग नहीं हुई, सैम्पलिंग सिर्फ यहाँ पर हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करे हैं क्लास में से और उनकी मीन हाइट को हमने निकाला और हमने बताया कि क्लास की एवरेज हाइट ये है, तो यही आपका सैंपल स्टैटिस्टिक है, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें सेकंड। सिंबॉलिकली द टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड, टाइम रिवर्सल टेस्ट जब आप करते हैं तो P01 इंटू P101 के बराबर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बनेगा इसका फोर्थ। A cistern can be filled by inlet pipe in 20 hours and can be emptied by outlet pipe in 25 hours. Inlet pipe 20 घंटे में भर देता है, आउटलेट पाइप 25 घंटे में खाली कर देता है। Both the pipe are open, दोनों पाइप को हमने खोल दिया। After 10 hours the outlet pipe is closed, 10 घंटे के बाद हमने आउटलेट पाइप को कर दिया क्लोज। The total time to fill the tank, तो जो पहले 10 घंटे तक का टाइम था उसमें क्या करा हमने, जो पहला वाला पाइप खोला था वो 1 घंटे में इतना भर रहा था, और जो खाली कर रहा था वो 1 घंटे में इतना खाली कर रहा था, तो ये तो इनका 1 घंटे का काम हुआ ना, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 आवर का काम हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 25 और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 100, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/10। यानी अब तक हमने 1/10 टैंक को भर दिया है। अब हमें कितना टैंक भरना है, तो 1 में से 1/10 को आप हटा दो, तो 9/10 अभी हमें भरना है, 9/10 टैंक हमें अभी भरना है। लेकिन इसको भरने के लिए हमने क्या करा है, आउटलेट को बंद कर दिया है, अब सिर्फ इनलेट काम कर रहा है। अब इनलेट काम कर रहा है तो इनलेट क्या करता है, एक टैंक को कितने घंटे में भरता है, एक टैंक को भरता है वो 20 घंटे में। तो वो जो 9/10 जो बचा हुआ है उसको भरने में कितना टाइम लगाएगा, 9/10 को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 20 इंटू में 9/10 कर दो, 18 घंटे ये लगाएगा। तो 18 घंटे ये और 10 घंटे पहले के, टोटल मिलाकर आ गया 28 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज दिस, EX निकालना है, EX मतलब मीन निकालना है, तो उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 1/5 प्लस 10 इंटू 3/10 प्लस -10 इंटू में 1/2, तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 3 और वहाँ से आएगा -5, 6 और 3 9, 9 में से 5 गए 4, ऑप्शन आ गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली, 6% तो है लेकिन क्वार्टरली में कन्वर्ट किया गया, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹6,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इन रुपीज इज दिस। ये परपेचुटी है आपके पास, एट द एंड पेमेंट हो रही है, तो R/I का फार्मूला बनेगा, तो R आपके पास है 6,000,
आई कितना है 6% था, लेकिन 6% को 4 से हमने डिवाइड करा, तो ये बन गया 6 अपॉन में 400। तो अपॉन में 400 है, उसको आप ऊपर लिख जाओ और इसको यहाँ से काट दो, तो 1000 ये हो गया और 400 ये हो गया, यानी आपके पास बन गया 400 है भाई। तो आपके पास कितना बन गया यहाँ पर 4 लाख। तो 4 लाख का अमाउंट आपको चाहिए। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 5Q माइनस 3P प्लस 2R इक्वल्स टू 0 देन द मैट्रिक्स R। तो R मैट्रिक्स क्या होगी? तो यहाँ पर कह रहा है 5Q, तो Q को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10, 5 7 35, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, माइनस 3P, P को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 0 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, प्लस में 2R है। तो यहां से आप क्या करो, 10 प्लस 6 16 हो गया, 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 मतलब माइनस 10 हो गया, 35 माइनस 9, तो 15 में से 9 हो गए 6 यानी 26, 5 माइनस 3 2, 30 माइनस 12 यानी आ गया आपके पास कितना 18, प्लस में 2R। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन निकाल दो, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 से सारे भी डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाल दो, 8 माइनस 3 माइनस 5 13 1 9 प्लस में R। अब हमें R निकालना है, तो इसको उधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाने का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा, तो इन सब के साइन चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस 8 3 5 माइनस 13 माइनस 1 और माइनस 9। देखो ऑप्शन में माइनस 8 3 5 यहाँ पर है, माइनस 13 माइनस 1 माइनस 9 यहाँ पर है, तो यही आपका आंसर है। ट्वेंटी टू में कहता है ए ये है और बी ये है, ए बी आपको बताना है। तो अब ए बी हमें बताना है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए में देखो यहाँ पर एन 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 स्केलर मैट्रिक्स है, तो इस एन को निकाल देते हैं बाहर। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास एन इंटू में आई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बी से, तो एन आई को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आई को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो वही मैट्रिक्स ही रहती है, तो ये हो जाएगा एन इंटू में बी। तो जो भी आंसर आएगा वो एन इंटू में बी आएगा, तो एन इंटू में बी मतलब ऑप्शन बनेगा आपके पास 2। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे कहता है कि ए सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉइंट एस्टिमेट निकालना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का। सबसे पहले उसके लिए आपको इसका मीन निकालना है। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका मीन निकालोगे ये 16 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4। अब उसके बाद आपको निकालना है एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर और उसका सम। तो 1 में से -4 करेंगे तो -3 उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 - 4 -1 उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, तो ये बनेगा आपके पास 20। अब पॉइंट एस्टिमेट निकालना है, तो उसका फार्मूला रहता है सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 और उसके ऊपर लगा देंगे रूट। तो इसकी वैल्यू आपके पास 20 है, n-1 3 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 6.67 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट इसमें से देखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो हो नहीं सकता, 6.6 तो हो नहीं सकता स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो 2.58 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। बचे आपके पास ये दोनों, यहाँ पर है 2.3 मतलब 23 मान के चलो, 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 होता है, लेकिन ये 529 से तो दूर है, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, लेकिन उससे ये काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर 2.58 समथिंग है। 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, तो थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यानी आंसर आपका यही आ जाएगा। तो ऐसे आप लॉजिक लगा के करोगे तो इसमें ये नहीं कि आपको पूरा स्क्वायर रूट निकालना पड़े, पहले ऑप्शंस को देख लेना, ऑप्शन को देखने के बाद आंसर आप कैसे निकल सकता है तो ऐसे निकालो, ठीक है, ईजी वे यूज़ करो। नेक्स्ट में कहता है कि इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। ए बी को 10 मीटर से बीट कर रहा है,
एंड सी बाय 13 मीटर, सी को 13 मीटर से बीट कर रहा है. बाय हाउ मेनी मीटर्स विल बी बीट सी इन ए 180 मीटर रेस. तो 100 मीटर की रेस है, ए ने बी को बीट किया 10 से, तो यानी इसका मतलब हो गया कि ए ने अगर 100 कवर किया होगा तो बी ने 90 कवर किया होगा, तभी 10 से वो हार रहा है. और सी को 13 से बीट कर रहा है, तो यानी ए और सी में निकालेंगे तो ये 100 होगा, तो ये होगा आपके पास 87. अब कहता है कि भाई बी जो है वो सी को 180 मीटर की रेस में कितने से मीट करेगा. तो हमें बी और सी का कंपैरिजन करना है, तो इसको आप लिख लेंगे ऐसे बी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन सी. तो 90 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 87. तो अब यहां से हमारे पास 90 अपॉन 87 आया. अब इसको आप काटने पीटने के चक्कर में मत ज़्यादा दिमाग ख़राब करना, क्योंकि हमें क्या करना है, 180 मीटर की जो रेस है उसको चेक करना है. तो 180 मीटर जब बी ने कवर किया होगा तो सी ने कितना कवर किया होगा ये चेक करना है. तो जो बी वाला आपके पास ये बी और सी की रेशो है ना, तो बी को 180 में करना है, तो सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको करोगे तो इसको भी कर दो. तो ये अगर 180 हो गया तो ये कितना हुआ, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17. तो माइनस करोगे तो 6 मीटर का फ़र्क आ रहा है. तो उसने इसको 6 मीटर के डिस्टेंस से बीट किया. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए एलपीपी रिप्रेजेंट. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये नहीं कहता कि भाई ए और मुझको रिलेशन बनाना है वेरिएबल्स के बीच में, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं होती है. ए फंक्शन टू भी मिनिमाइज भी नहीं होता, कि मिनिमाइज भी होता है मैक्सिमाइज भी होता है. तो मतलब फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती है वो निकालते हैं. तो इसका ऑप्शन बनेगा 4. ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप छोड़ देना, क्योंकि ये पहले था अप्लाइड मैथ्स में, लेकिन अब ये कंटेंट में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. अप्लाइड मैथ्स में जितना आपने कर रखा है ना सिलेबस वाइज उतना ही आप करो. अगर उसमें एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाता है तो भी आपके पास मौका है, कि क्योंकि वहाँ पर आपके पास स्कोप होगा क्वेश्चन को लीव करने का. तो क्योंकि एक नया कंसेप्ट सीखने की बजाय बेटर है कि आप इसको छोड़ दो. ट्वेंटी 27 में कहता है कि आपके पास ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो वैल्यू ऑफ 5x प्लस में 3y. तो यहाँ पर देखो 2x को 6 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, और y की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, 5y इक्वल्स टू -5 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -1. अब कह रहा है 5x प्लस में 3y, तो 5x प्लस में 3y, तो ये 15 हो गया, ये -3 हो गया, आंसर आ गया आपके पास 12. इसमें कह रहा है जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू है ना उसी से आप स्टार्ट करो, आप उसको सॉल्व मत करो, ऑप्शन से स्टार्ट करो. तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 2. तो 2 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कंसेप्ट क्या कहता है कि x को हम इधर लाते हैं, 28 - 2, तो ये बनेगा 26. 26 इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है. अगर आप 5 को चेक करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 28 - 5 आएगा 23, 23 तो इससे डिवाइड होगा नहीं. तो उसके बाद अब आ जाओ 4 पर. तो 4 अगर आप यहाँ पर रखते हो तो 28 - 4, तो 24 बनेगा. 24 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कहता है कि 2 बायस डाइस आर थ्रोन टूगेदर. 2 बायस डाइस को हमने इकट्ठे थ्रो किया. फॉर द फर्स्ट डाई P6 इक्वल्स टू 1/2. अगर हम पहली वाली डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. देखो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये है, तो इसमें से अगर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है. इसका मतलब ये बाकी के जो 5 नंबर हैं इन सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि टोटल तो तभी 1 होगा. अब बाकी का जो स्कोर है वो कह रहा है कि इक्वली लाइकली है, तो बाकी का स्कोर इक्वली लाइकली है, तो हम सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है. दूसरे में कह रहा है कि वाइल फॉर द सेकेंड डाई P1 इक्वल्स टू 2/5. अब दूसरी वाली जो डाई है उसमें 1 की प्रोबेबिलिटी आपको अलग दे रखी है, बाकियों की प्रोबेबिलिटी आपको अलग दे रखी है. इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/5, तो ये जो बाकी हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/5. अब आगे कहता है कि एंड द स्कोर आर इक्वली लाइकली, यहाँ पर भी ये इक्वली लाइकली है. देन द मीन फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ 1 सीन. जब हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तो उस पर 1 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. तो यानी हमें 1 के हिसाब से चलना है.
तो 1 के हिसाब से चलना है, तो इस वाले केस में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास है 2/5, तो 1 के ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास आ गई 3/5। ठीक है, इसका तो सीधा सीधा क्लियर केस बन गया कि 1 आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं आएगा तो ये है। इस वाले केस में आपको 1 की पहले निकालनी पड़ेगी। अब इसने कहा था कि ये तीनों पांचों जो आउटकम है ये इक्वली लाइकली है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी मान लो हमने के मान ली, तो ये हो जाएगा के मतलब 5 के हो गया। इन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना है 1/2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। मतलब 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के इन सब के निकलने की प्रोबेबिलिटी बनी 1/10। तो पहले वाले केस में अगर 1 की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं तो ये 1/10 बन रही है, तो 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 9/10। तो हमें इन दोनों केसेस को यूज़ करना है, ठीक है, इसको और इसको, क्योंकि वहाँ पर 1 के हिसाब से उसने पूछा है। अब कैसे यूज़ करना है देखो, जब हमने दोनों डाइस को थ्रो किया तो हो सकता है कि एक बार भी 1 नहीं आया, या हो सकता है कि एक बार 1 आ गया, हो सकता है कि दोनों बार 1 आया। तो ये तो हो गया इनका x। अब इनका px निकालो आप। तो 0 का मतलब है कि दोनों केस में 1 नहीं आया, तो पहले वाले केस में 1 नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 9/10 थी। दूसरे केस में 1 नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो ये बन गया आपके पास 27/50। 1 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि एक डाइस पर 1 आया, तो मान लो पहली डाइस पर 1 आया, तो पहली डाइस पर 1 आया तो 1/10, दूसरी डाइस पर नहीं आया तो 3/5। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि पहली वाली डाइस पर 1 नहीं आया हो, यानी 9/10, और दूसरी डाइस पर 1 आ गया हो तो 2/5। तो ये हो गया 3 यहाँ से, 9 2 18 यहाँ से, तो 18 और 3 21/50। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, 2 की कितनी आ जाएगी, 2 का मतलब है कि दोनों पर ही 1 आया, तो इस पर भी 1 आया, इस पर भी 1 आया, यानी 1/10 इंटू में 2/5, यानी ये बन जाएगा आपके पास 2/50। काटो वाटो मत, अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है, सेम रहने दो। अब हमें निकालना है इसका मीन। ठीक है, इसने मीन पूछा है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 21/50 आएगा, और 2 से इसको करेंगे तो 4/50 आएगा, यानी ये बन जाएगा 25/50। आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन बनेगा इसमें 4। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि एक पर्सन है स्टार्टेड कीपिंग असाइड ₹10,000 ईच ईयर फॉर हिज चाइल्ड कॉलेज एजुकेशन। अपने बच्चे की एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए 10,000 रुपये वो अभी से बचाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब किस में करता है वो, सिंकिंग फंड में करता है। द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल के बाद जो उसे अमाउंट मिलेगा, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो वो कितना होगा। तो टाइम आपको 6 साल का दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब हो गया 0.1, और जो पैसा वो जमा कर रहा है, यानी आर इसमें आपको दे रखा है 10,000। आपको टोटल अमाउंट निकालना है, तो सिंकिंग फंड का जो फार्मूला है वो आप लगाओगे, तो आर इंटू में 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय आई, ये होता है। तो आर आपको दे रखा है 10,000, 1 प्लस में 0.1 की पावर 6 - 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये जो इसका 0.1 हटा दो तो एक जीरो ऊपर और चली जाएगी, और नीचे 1 आएगा तो उसको लिखो या मत लिखो, ये 1.1 बचेगा, इसकी पावर 6 है, ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.771, इसमें से 1 कर दो माइनस, तो माइनस करके आएगा 0.771, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 771 के बाद आगे लगा दोगे 2 जीरो, आंसर बनेगा 77100। नेक्स्ट में कहता है कि एक पर्सन है, इफ ए पर्सन गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, फ्लो के साथ साथ जा रहा है, 5 घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 20/5, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 15 आवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रहा है, उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही है, कितने घंटे में कर रहा है 15 घंटे में, तो इससे मिलेगी आपको अपस्ट्रीम स्पीड मतलब v, तो 5 × 15 5 × 20, ये आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू का फार्मूला रहता है u - v/2। तो u आपके पास कितना है 4, -4/3/2, 4 × 12, 12 में से 4 गए 8, इसका आंसर आ जाएगा 4/3 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट में कहता है कि y आपको ये दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, कॉमन निकाल दो, तो यहाँ रहेगा 3 log x प्लस में 1। अब फिर दोबारा एक बार प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो x² का आ जाएगा 2x, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस x² सेम रहेगा, 3 log x का करेंगे तो आएगा 3/x, 1 का तो हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल कर दो। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से आएगा 2 3 6 log x, ब्रैकेट खोल देना, प्लस में 2 प्लस में 3, ये 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5, तो 6 log x प्लस में 5 आना चाहिए अंदर, 6 log x प्लस में 5 और बाहर x है, तो ऑप्शन बनेगा 4। नेक्स्ट में कहता है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको आप पहले टेबल में लिख लो, टेबल में लिख के फिर आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको टेबल में लिखो जी, x और यहाँ पर आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब कह रहा है कि x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी है इसकी 2k, तो 2k का मतलब इसको एज इट इज लिख दो। अगर x की जगह हम 1 रख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि ये है kxi, ठीक है, xi की जगह हमें क्या रखना है 1, तो 1 इंटू में k करोगे, k आ जाएगा। जब 2 रखते हैं या 3 रखते हैं तो ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, k xi माइनस 1, तो xi की जगह अगर हमने यहाँ पर 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 इंटू में k करेंगे, k आ जाएगा। जब 3 होगा तो यहाँ पर 3 रखना है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू में k, ये 2k हो जाएगा। बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकियों में कह रहा है कि भाई 0 है। तो अब यहाँ से इन सब का टोटल जो है 1 के बराबर होता है, तो 2 3 4 और 2 6, 6k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ऑप्शन आ गया हमारे पास। 34 में कहता है कि गिवन दैट P0 Q0 इज दिस, P0 Q1 इज दिस, P1 Q0 और P1 Q1 इज दिस, वेयर सबस्क्रिप्ट 0 and 1 रेफर टू बेस ईयर एंड करंट ईयर, द लेस्पियस इंडेक्स नंबर। जो लेस्पियस इंडेक्स नंबर होता है वो बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको कंसीडर करता है, तो यानी जो फार्मूला रहेगा इसमें ये आएगा सिग्मा P1 Q0 ऊपर, नीचे P0 Q0, इनटू में कर देना 100, तो P1 Q0 की वैल्यू 1000 है और P0 Q0 की वैल्यू 800 है, इनटू में 100, इससे कैंसिल, 8 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, आंसर आ जाएगा 125। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये, एन एसेट कॉस्टिंग 1,50,000 हैज़ ए फाइनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस, इफ एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज दिस देन द यूजफुल लाइफ। एन आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या आता है डेप्रिसिएशन का, C माइनस एस अपॉन में n। मुझे n निकालना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C माइनस एस अपॉन में d, तो C कितना है 1,50,000, उसमें से 35,000 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 23,000। 1,50,000 में से 35 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 1,15,000 डिवाइडेड बाय 23,000, इससे कैंसिल, 23 से कटेगा 5 पर, तो टाइम आ जाएगा 5 साल। अब इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो ये वीडियो है यहीं पर कहीं पर फिनिश होता है। तो आई होप आपको इस PYQ से भी कुछ हेल्प मिलेगी कि आपके पास क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस साल के एग्ज़ाम में, कुछ अगर 1 2 4 क्वेश्चन भी इस तरह से आ जाते हैं तो आपको आपका टाइम सेव करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।